एक जनकपुर नाम का गांव था जिसमें एक मेहनती किसान रहता था जिसकी पत्नी रमीला और उसकी 2 बेटी के साथ वो रहता था। उसकी बड़ी बेटी का नाम माया और छोटी बेटी का नाम छाया था। उसमें से छोटी बेटी स्वमानी और प्रेमाट थी। वो गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी और बड़ी बेटी माया शहर में रहती थी जिसको सुंदरता और पढ़ाई का बहुत घमंड होता है और वो अपने दोस्तों का मजाक बनाती रहती है और सभी को परेशान भी करती थी। कई वर्षों बाद एक दिन माया आश्चर्य से अपने गांव वापस लौटती है और परिवार वाले यह सब देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसकी माँ उसे देखकर भागते हुए आती है और उसे बैठकर भावुक हो जाती है। फिर वो उसके पिताजी और छोटी बहन छाया से मिलती है और सभी लोग खुशी से बातें करते हैं। और फिर माया सबको अपनी कला दिखाती है और डांस भी करके दिखाती है, परंतु उसका घमंडी और सबको परेशान करने वाला स्वभाव नहीं गया। छाया उसको समझाती थी और मना भी करती थी कि वह सबके साथ ऐसा बर्ताव ना करे, पर वह उसकी सुनती नहीं थी और सबको ऐसे ही बुरा बर्ताव करती रहती थी। जब भी वो अपनी पुरानी सहेलियों से मिलती थी तब तब उन सब का मजाक उड़ाती थी और परेशान करती थी। छाया उसको समझाती थी और मना भी करती थी कि वो सभी के साथ ऐसा बर्ताव ना करे, पर वह उसकी सुनती नहीं थी और सबके साथ ऐसे ही बुरा बर्ताव करती रहती थी। जब छाया और माया घर पर होती थी तब छाया उसकी माँ को घर काम में मदद करती थी और माया ऐसे ही बैठी रहती थी और घर के किसी काम में उसकी माँ की मदद नहीं करती थी और ऊपर से वह छाया को काम बताकर परेशान करती रहती थी। यह सब देखकर उसकी माँ माया को डांटती है और माया नाराज होकर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन माया घर से बाहर चली जाती है और रास्ते में जाते ही वह एक वृद्ध बाबा से टकराती है और वह उस वृद्ध बाबा को बहुत खरी खोटी सुनाती है और उनका मजाक बनाती है। यह सब देखकर वृद्ध बाबा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे श्राप देते हैं कि तुझे तेरे देखाव का बहुत घमंड है ना, अब से तुझे तेरे इसी देखाव से नफरत होने लगेगी। यह कहकर वृद्ध बाबा चले जाते हैं और माया उधर से नाराज होकर अपने घर वापस लौटती है। फिर वो यह सब बातें छाया को बताती है और छाया उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे समझाती है कि यह सब तुझे नहीं बोलना चाहिए था। फिर दूसरे दिन यह सारी घटना उसके माता पिता को पता चलती है और वो माया पर बहुत गुस्सा करते हैं और माया को एक चमाट भी मारते हैं। फिर ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और माया परेशान रहती है। थोड़े दिनों बाद जब वो अपने नाखून काटने बैठती है तो वो नाखून काट नहीं पा रही थी और वो बहुत परेशान हो जाती है। तब वो जाकर छाया को बताती है और छाया माया से कहती है कि चलो हम उस बाबा के पास जाते हैं और उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। फिर वह दोनों बहनें गांव से थोड़े दूर एक पेड़ के पास बैठे हुए उस बाबा के पास जाती है और माया अपनी गलती के लिए उस बाबा से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए,
मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दीजिए। फिर वो बाबा मान जाते हैं और माया को माफ़ कर देते हैं और वो माया को एक वरदान देते हैं। वो कहते हैं कि तेरे पास एक जादुई नाखून होगा जिससे तू सबकी मदद कर पाएगी, लेकिन जब भी तू उसका दुरुपयोग करेगी तब वह शक्ति तेरे पास से चली जाएगी। फिर वो दोनों बहनें उधर से लौटकर अपने घर वापस आती है और घर आकर वह अपने माता पिता को सारी घटना के बारे में बताती है। यह सुनकर उसके माता पिता खुश हो जाते हैं। फिर माया अपनी उस जादुई शक्ति का अच्छी तरह से उपयोग करती है और वो अपने माता पिता की आर्थिक अवस्था ठीक करने में भी मदद करती है और वह कुछ समय बाद अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चली जाती है। शहर जाकर वो अपने सारे पुराने दोस्तों से मिलती है और उनसे अच्छी तरह से बातें करती है। उसके सभी मित्र यह सब देखकर चकित हो जाते हैं। उनको माया का यह बदला हुआ स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। फिर वह सब खुशी खुशी बातें करते हैं, घूमने जाते और सब लोग मिलकर रहते हैं।